नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, जीके बाई डीके चैनल जो है, ये चैनल आपका जीके इतना सॉलिड कर देगा कि आपको विशेष रूप से इंडिया जीके जो है वो कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपसे निवेदन इतना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हम पॉइंट की तरफ। पॉइंट है अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये पहला पार्ट में लेकर के आया हूँ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, तो शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले प्रश्न से। इसमें 1885 से 1905 की जो अवधि थी, उस अवधि को कहा क्या गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो उसे कहा गया दोस्तों उदारवादी चरण। क्या कहा गया? उदारवादी चरण। अब क्यों कहा गया उदारवादी? क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके अंदर बिल्कुल कांग्रेस के जो विचारधारा थी, जिसके अंदर प्रार्थना पत्र की विचारधारा कहा जाता है, साधारण से साधारण विचारधारा, वो इस युग के अंदर चल रही थी। इसलिए 1885 से 1905 का जो युग था उसे उदारवादी युग कहा गया। अगला प्रश्न आता है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा क्या हुआ था 1885 में? तो दोस्तों 1885 के अंदर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज की तारीख में से कांग्रेस हम बोलते हैं। इसकी उस समय 1885 में स्थापना हुई थी। उस समय ये पार्टी भारतीय राष्ट्रवाद का एक प्रतीक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि इस गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो कि मुंबई में थी, कहाँ थी? मुंबई। ठीक है, उस मुंबई की इस महाविद्यालय में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। मतलब पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो इसी कॉलेज के अंदर हुआ था, यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1885 से 1905 के काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। ये बात हमने पहले प्रश्न में पढ़ी। उसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ऐसा क्या ढंग था? तो संवैधानिक आंदोलन था। मतलब बिल्कुल कानून के हिसाब से रिक्वेस्ट करना और अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही कार्य को करना, या ये कह सकते हैं प्रार्थना पत्र की गतिविधियाँ जो संवैधानिक रूप से थी, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत थी। कोई क्रांतिकारी गतिविधि इसमें शामिल नहीं थी। जैसे प्रतिगामी राष्ट्रवाद, ऐसा बिल्कुल नहीं था। राष्ट्रवाद वाले या प्रतिगामी मतलब विरोधी, विद्रोही विचार, ऐसा कुछ नहीं था। सैद्धांतिक प्रतंत्रीकरण, ऐसा प्रतंत्र की भी कोई बात नहीं थी इनका तो एक ही बात थी, संवैधानिक आंदोलन, बस। अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? मैंने अभी बताया आपको, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी 1885 के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया? किसको कहा गया? तो दादा भाई नौरोजी। तो दादा क्या होते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ही होते हैं। और ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी को याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किसके समय बनी थी? तो डफरिन के समय डफली बजाई थी कांग्रेस ने। कब बजाई थी? डफरिन के समय कांग्रेस ने डफली बजाई। मतलब इसकी शुरुआत, कांग्रेस की शुरुआत की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसके समय? डफरिन के समय। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 है, वो किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जा लेकर के विश्वविद्यालयों को पारित किया गया, ऐसे याद रख लेना, 1904 में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और पहला ICS भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले ICS थे,
भारतीय सिविल सेवा के पहले चुने गए भारतीय व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न आता है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा गया? इसी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ही कहा गया, मतलब A.O. ह्यूम को ही जो है वो हर्मिट ऑफ शिमला, जिसने कांग्रेस का एक तरह से स्थापना की थी और यही संस्थापक था एक तरह से किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का A.O. ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है कि दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की। तीसरा, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की इन्होंने स्थापना की। तो दोस्तों इनका पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब देखिए दोस्तों इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छे विचार रखे थे। दादा भाई नौरोजी जो है, नौरोजी, दत्त और वाचा, ध्यान रखिएगा, नौरोजी, दत्त और वाचा, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के जो है वो धन निकासी का सिद्धांत दिया था। और इस धन निकासी के सिद्धांत में सबसे बड़ा योगदान किसका था? दादा भाई नौरोजी का। उन्होंने पहली बार बताया था कि भारत से किस प्रकार से धन का जो है वो ड्रेनेज हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना, ये बताया था धन के बारे में। और किसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। इसलिए 3 बार तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पहली बात सही है। और दूसरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब दादा भाई नौरोजी की ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। क्या रीजन था कि पूना से मुंबई लाया गया? क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, क्या रीजन था इसका? तो इसका रीजन था पूना में हैजा फैलने के कारण से इसके जो संयोजक थे वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई ले गए। मतलब पूना में क्या फैल गया था? हैजा फैल गया था, इसलिए मुंबई को स्थानांतरित किया गया, अन्यथा कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था। अगला है, ए नेशन इन द मेकिंग, ये पुस्तक किसकी है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। ए नेशन इन द मेकिंग। 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रश्न क्या है कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश, मतलब अगली लास्ट की बात थी, अंतिम चतुर्थांश मतलब 1875 के आसपास मान लीजिए, कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण, मतलब एक नेशनलिस्ट की भूमिका दृष्टिकोण जो है उसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो सब कुछ था। क्या क्या? देखिए, देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हो गया था। दूसरा, पाश्चात्य विचार और शिक्षा बढ़ गई थी। तीसरा, प्रेस और साहित्य की भूमिका और भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण, ये सब चीज़ें हो गई थी। मतलब प्रेस बढ़ गई, साहित्य बढ़ गया, पाश्चात्य शिक्षा बढ़ने से भी सभी अंग्रेजी से जुड़ गए, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो देश को एक करने में, एक नेशनलिस्ट दृष्टिकोण बढ़ाने में महत्वपूर्ण हुई। और इस प्रकार से हम उत्तर देंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें सम्मिलित नहीं है? तात्कालिक कारण रहे होंगे, हर चीज़ के तात्कालिक कारण होता है। तो उसी प्रकार 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसका भी कोई ना कोई तात्कालिक कारण था। तो क्या था?
तो देखिए 1870 से लेकर 80 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध था वो इसका सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था 1880 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऐसा कौन था जिसने 1880 के अंदर, कब की बात कराई, 1880 के अंदर जो है उसके दशक में विदेशी शासन के विरुद्ध भारत में असंतोष जो बढ़ा, ठीक है, 80 के दशक में बढ़ा, किसके विरुद्ध? विदेशी शासन, अंग्रेजों के विरुद्ध। किसका? भारतीयों का असंतोष बढ़ा। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? लिट्टन ने। लॉर्ड लिट्टन जो थे उनके कारण से ज़्यादा विदेशी जो है शासन के विरुद्ध क्या हुआ? असंतोष बढ़ा। लिट्टन द्वारा जो प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए जो है वैधानिक जनपद सेवा जो है वो जो रखी गई, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। मतलब यहाँ का व्यक्ति 19 वर्ष, अच्छा 19 वर्ष कर दी गई, इसका मतलब कि कोई बच्चा यहाँ से इंग्लैंड जाकर परीक्षा देकर आएगा और वो भी 19 साल में, और उस समय एजुकेशन का लेवल भी वो नहीं था कि 19 साल में बच्चा जो है इतना पढ़ सके, इसलिए 21 से घटाकर 19 कर देना मतलब भारतीय शामिल ही ना हो। इस प्रकार से जो है लिट्टन ने कार्य किए, और ये कब किया था? 1878 में उसने ये काम किया था। 21 से घटाकर कितनी कर दी? 19 वर्ष। 21 से घटाकर 19 वर्ष कब की? 1878 में। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न इसके अंतर्गत है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की जो संस्थापक थे वो कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, भारतीय संघ के संस्थापक वो कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक थे, इंडियन एसोसिएशन के, भारतीय संघ के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? देखिए गणेश अंगरकर है, इन्होंने नहीं की, तिलक ने भी नहीं की, फिरोज शाह मेहता ने भी की, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार की। कितनी बार की? 3 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो देखिए नरम दल के अंदर लाल, बाल और पाल, इनको नहीं जाना जाता। अब इनमें से कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक इसके अंतर्गत है। तो ये उग्र विचारधारा के थे बाल गंगाधर तिलक, न कि नरम दलीय। नरम दल में कौन थे? दादाभाई नौरोजी, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं है? नरमपंथी कौन सा नहीं था? तो अभी बताया मैंने आपको, बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नहीं था, उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। बनर्जी नरम थे, दत्त, गोखले, ये सब नरम विचारधारा के ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, कौन? एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। ये असैनिक सेवक थे, ठीक है, जो जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की थी? स्थापना। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और वो असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से आते थे? शहरी क्षेत्र से आते थे। कहाँ से आते थे? शहरी क्षेत्र में से। नरमपंथी शहरी क्षेत्र के थे। अगला 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? तो देखिए विभाजन होता है ना किसी चीज़ का, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो यहाँ कर्जा हो गया, तो कर्जन यानी कर्जा हो गया, और 1905 का 5 रुपये का कर्जा या 5000 रुपये का कर्जा, 5 लाख का कर्जा, जो भी, तो कर्जा हो गया, और कर्जे के कारण बंगाल का विभाजन हो गया। ऐसे याद रख लेना। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? इंडियन बॉम्बे एसोसिएशन, सबसे पहले क्या आई थी? बॉम्बे एसोसिएशन। फिर उसके बाद क्या आया? इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद इंडियन लीग,
और आखिरी में कौन आया, मद्रास महाजन सभा। इनको इस आधार पर हम जता सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, बम्बई एसोसिएशन, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग और फिर मद्रास महाजन सभा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा, पहला कॉमन सभा का चुनाव किसने लड़ा और जीत भी गए? कौन? दादा भाई नौरोजी। फिन्सबरी, ब्रिटेन में कौन सा स्थान था? फिन्सबरी, वहां से जीते थे। अगला है, किसने कहा था कि भारत कांग्रेस पतन क्यों लड़खड़ा रही है? और मैं इसमें सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि मैं जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मैं सहयोग करता रहूँ। ये बात किसने कही? ये लॉर्ड कर्जन ने कही, और कर्जन ही भारत के विभाजन वाला व्यक्ति, बंगाल विभाजन की घटना भी किसने की थी? कर्जन ने। और ये चाहता था, इसे साफ कह दिया था कि मैं कांग्रेस के पतन को चाहता हूँ और उसमें शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। किसने कही? कर्जन। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले खोखले। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 बनारस अधिवेशन, और गोखले खोखले इसलिए बताया मैंने कि ये उदारवादी विचारधारा के थे, और ये उदारवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो प्रार्थना पत्र पे ज़्यादा विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, और संस्थापक A.O. ह्यूम क्या थे? संस्थापक। ठीक है, और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले संघ लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना? 1837 के अंदर हुई। अगला, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए हुई? तो जमींदारों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना हुई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के लिए हुई। अगला, दादा भाई नौरोजी 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के एसोसिएशन यानी ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन। कुल मिलाकर दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी विचारधारा के लोग थे। गोखले, दादा भाई नौरोजी, तो ये अंग्रेजों की तरफ थोड़ा झुकाव था इनका। ठीक है, 1866 के अंदर। फिर 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि देखिए, पहला जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था ना वो बम्बई में हुआ था, और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था 1885 में। ये बात हमने बार बार पढ़ी है, इसलिए ये बात तो गलत हो गई पहला तो। अब दूसरा और तीसरा बिल्कुल इसमें सही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। किसने की थी? भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की, मतलब ब्रिटेन की संसद में भारत के लोग प्रत्यक्ष जाएं। ये बात किसने मतलब रखी? तो रखी थी द डिक्सन एसोसिएशन। कौन सी एसोसिएशन?
दक्कन एसोसिएशन जो है उसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि ब्रिटिश संसद में प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये डक्कन एसोसिएशन ने रखी थी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो आईसीएस के एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिए गए। ये भारतीय नेता थे और एक ब्रिटिश द्वारा आईसीएस के एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिए गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस के एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिए गए थे। अगला है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर। तो द्वारिका के अंदर क्या थी? लैंड यानी जमीन, जमीन का होल्डर कौन? द्वारिका नाथ, ऐसे याद रखना। फिर है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब स्थापित हुई? 1843 के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में। तो देखिए 1876 में कौन कौन सी? इंडिया की एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। तो इंडिया वाले पूरे के पूरे, पूना यानी पूरे, और छिंतर, ठीक है, छिंतर लोगों के साथ मिलकर के काम करते थे। मदिरा पीने वाले 52 होते हैं, 52 या 52 व्यक्ति जो होते हैं वो कौन है? मदिरा पीने वाले। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 43, ठीक है, 4/3/1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के लोग थे। अगला प्रश्न आता है, इसको भी सुमेलित करना है अपने को, तो इसमें भी वही है, महाजन सभा, महाजन चोर होते हैं, इसे याद रखने के लिए सब कुछ है नहीं, सिर्फ मेरा टारगेट याद करवाने का है। मद्रास महाजन, तो महाजन क्या होते हैं? 84 चोर। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 85, बम्बई के प्रेसिडेंसी को पिचका दिया 85। इंडियन एसोसिएशन छिंतर आदमी कहाँ रहते? इंडियन एसोसिएशन में। कांग्रेस 1885। अगला आता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से भी पहले किस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो वो पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन थी, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इंडियन एसोसिएशन जो बनी उसने किस मुद्दे का सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? किस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र के लिए ही आंदोलन किया था। मतलब अपने लाभ के लिए किया था शुरू तो, लेकिन फिर ये नेशनल एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में सामने आ गया। अगला है इंडियन एसोसिएशन, इसी के बारे में अगला प्रश्न ये है कि इंडियन एसोसिएशन के द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो कब हुआ? ये 1883 में हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 2 साल पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन बनवाया किसने? इंडियन एसोसिएशन ने। कहाँ? कलकत्ता में। कब? 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहने का मतलब है कांग्रेस, और कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन कब मिल गई? तो 85 में कांग्रेस बनी थी और 86 के अंदर इंडियन एसोसिएशन सम्मिलित हो गई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उद्गम के संबंधित मत है और उसके कुछ प्रतिपादक हैं। तो देखिए इसमें क्या है, रहस्यमय उद्घाटन तो किसने माना? पट्टाभी सीतारामैया ने। तो पट्टा हो गया, सीतारामैया सीताराम रहस्यमयी काम करते थे। थियोसॉफिस्ट योजना एनी बिसेंट, एनी हर कोई, थियो हर कोई वहाँ पर था। फिर डफरिन ने से षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज कहा, ठीक है ना, डफरिन की षड्यंत्रकारी उपज, इसने ये किसने कहा था?
WC बनर्जी ने कहा था कि डफरिन की उपज है, और डफरिन 1885 के अंदर क्या था, भारत का गवर्नर। सुरक्षा कबाड़, सेफ्टी वॉल्व किसने कहा, लाला लाजपत राय ने इसे क्या कहा था, सेफ्टी वॉल्व कहा था। किसे, कांग्रेस को। मतलब कांग्रेस के बारे में लोगों के विचार थे, ठीक है ना। तो पहले रहस्यमय उद्घाटन, पट्टाभी सीतारामैया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, एनी थी। डफरिन षड्यंत्र का दिमाग की उपज बनर्जी ने बताई थी कि डफरिन की उपज है ये। और सुरक्षा का कपाट किसने बताया, लाला लाजपत राय ने बताया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किसने, भाई इसका इतिहास किसने बताया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया। फिर हाउ इंडिया फॉर फर्स्ट फ्रीडम, ये एनी बेसेंट ने, ठीक है ना। किस प्रकार से इंडिया पहले सफलता प्राप्त कर सकता है, पहले स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, ये बात किसने कही, एनी बेसेंट ने। इंडिया टुडे, इसके हैं RP दत्त। इंडिया टुडे के जो लेखक हैं वो कौन है, RP दत्त। 1857 इसके लेखक है SN सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले सत्र के अंदर कितने लोगों ने भाग लिया, तो 72 लोगों ने भाग लिया था, मतलब शुरुआत तो 72 हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, तो किसने की, वेडरबर्न, ठीक है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, वेडरबर्न ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ा हुआ था, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। तो ये किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने बात कही थी। और भारत में ड्रेनेज थ्योरी दी थी इसने कि किस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था बाहर जा रही है या पैसा यहाँ से जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बता करके और उसकी हंसी उड़ाई थी। और ये किसने उड़ाई थी, डफरिन ने इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के रूप में या माइक्रोस्कोप बताया था, किसने, डफरिन ने। अगला है, मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये बात किसने कही थी, एल्गिन सेकंड ने। तो संदिग्ध चरित्र बता दिया नेताओं का, किसने, एल्गिन ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे। कौन कौन थे कांग्रेस के विरोधी, तो सभी थे कांग्रेस के विरोधी। जैसे कौन कौन, अहमद खां थे, सैयद अहमद खां। बनारस के राजा शिव प्रसाद भी कांग्रेस के खिलाफ थे। हैदराबाद के नवाब भी कांग्रेस के खिलाफ थे। दिनसा मानक जी पेटिट, दिनसा वाचा जिन्हें बोलते दिनसा, ठीक है। तो ये हैदराबाद का निज़ाम जिसने कभी राष्ट्र के हित में सोचा ही नहीं इस आदमी ने। तो दिनसा वाचा मानक जी पेटिट, बनारस के राजा शिव प्रसाद और सैयद अहमद खां, ये तीनों इसके अंतर्गत शामिल थे। ये सब के सब क्या थे, कांग्रेस के विरोध में थे, सारे के सारे चारों नेता। आगे चलते हैं, उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे। कार्यपद्धति क्या साधन थे, तो देखिए प्रार्थना, याचना, ठीक है, साधारण विरोध, ये क्या थे, उदारवादियों की कार्यपद्धति थी। आगे चलते हैं, उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति कहा था। किसने कहा था, तो उग्रवादियों ने कहा, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले की थी 1904 में, और बंगाल विभाजन से जस्ट 1 साल पहले किसकी मांग, स्वशासन की मांग रखी थी। अगला प्रश्न है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था, तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान है कि ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। बस इतना ही काम था कि ब्रिटिश लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, इस ओर ध्यान खींचना। बाकी इनका कोई बहुत बड़े आंदोलन के स्तर पे लोग नहीं थे। किसने कहा था, हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा पर राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य के से हुए फायदों का ज्ञान है। ये बात दादा भाई नौरोजी जो हैं ये उदारवादी थे और इन्होंने हमेशा राजभक्ति की ही बात कही। अगला है, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे से में रखा जाएगा।
ये बात एल्गिन ने की थी, एल्गिन सेकंड ने, और इसने माना था कि भारत को तलवार के दम पर ही जीता गया था और रखा भी तलवार के दम पर ही जाएगा। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर ही मिले। ये बात किसने कही कि हमने रोटी मांगी और हमें पत्थर मिले? ठीक है, रोटी की हमने कई बार रोटी मांगी और पत्थर मिले, ये बात लाला लाजपत राय ने कही थी कि रोटी के बजाय हमें क्या मिले? पत्थर मिले। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्रा करके चुप हो होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ भी नहीं होगा। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया और वो थे बाल गंगाधर तिलक थे, जिनकी 1897 में जिनकी राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो है गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद कांग्रेस को एक नया मोड़ आ गया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, एग्जाम में आने लायक है। और ये क्या है इसके बारे में देखिए। न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड, अरविंद घोष बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, योगी के रूप में इन्हें जाना जाता था और इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड के अंदर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुत महत्वपूर्ण है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना 1905 के अंदर कब की गई थी? 1905 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से वक्तव्य किसने दिया? मतलब ये कहा किसने कि राजा जो है वो जनता के लिए, जनता राजा के लिए नहीं है। ये बात किसने कही थी? ये बात दादा भाई नौरोजी ने कही थी। हालांकि अंग्रेजों के बहुत सपोर्टर थे लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात तो कही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संगठन है? तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वाली जो बात है ना, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक डफरिन, डपली बजा करके देखना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी पीछे भी नहीं दिखता है तो फिर। अगला, इनमें से किसने ये लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ? इसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो वो कौन था? आरपी दत्त। उन्होंने माना था कि जो है कांग्रेस का जो जन्म है वो षड्यंत्र के तहत हुआ है, ये बात आरपी दत्त ने मानी थी। अगला प्रश्न अगर आगे चले तो अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और अभी तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा पार्ट हो मैं कल लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? राष्ट्रीय आंदोलन और उसका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट, ठीक है? तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।